मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं पेपर का टॉपिक अमेरिकन मंत्रिमंडल और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अमेरिका में अध्यक्ष शासन व्यवस्था है, इसलिए मंत्रिमंडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और वहाँ जो मंत्री होता है उसके राष्ट्रपति उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रियों की नियुक्ति से राष्ट्रपति को प्रभाव नहीं पड़ता है, और विभागों के जो प्रमुख होता है वो अमेरिका में उनको सचिव कहते हैं और ब्रिटेन में उनको मंत्री कहते हैं। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही प्रधानमंत्री संपूर्ण कार्य करता है और सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होता है, यानी एक साथ डूबना और एक साथ तैरना। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का मंत्रिमंडल बनाया जाए, और बहुत ही सीमित है। लगभग 15 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं अमेरिका के अंदर, जबकि ब्रिटेन के अंदर 20 से 30 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और एक ये भी दोनों के अंदर डिफरेंस है कि अमेरिका का राष्ट्रपति विपक्ष यानी विरोधी दल के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। इसके अलावा वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, और बहुत सारे डिफरेंस है जिस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कि अमेरिका के अंदर 1798 में पहली बार मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। मारबरी मेडिसन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द की स्वीकृति दी गई, तब से मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा आई। मंत्रिमंडल के निर्माण को लेकर अमेरिका के अंदर 15 विभाग है जिनके अलग अलग सचिव होते हैं, और न्यायिक विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। न्यायिक विभाग जो जुडिशरी विभाग का जो सेक्रेटरी होता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। सामान्यतः सीनेट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए मंत्रियों की नियुक्ति पर ही अपनी स्वीकृति देती है, यानी सीनेट का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। वो सिर्फ एक तरीके का जो राष्ट्रपति जिसको भी मंत्री बना देता है उसकी स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करती है सीनेट। और मंत्रिमंडल के निर्माण में सामान्यतः 3-4 प्रक्रिया राष्ट्रपति अपनाता है। वो बहुत बड़े जो राज्य उनमें से मंत्री बना सकता है। कुछ अच्छे इंटेलिजेंट राष्ट्रपति के विश्वास पात्र व्यक्ति और वो अपोजिशन में है। कई बारी सत्तापक्ष की स्थिति अगर सीनेट में कमज़ोर है तो वो दूसरी पार्टी के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। वो किसी ऐसे रिटायर पर्सन को भी ले सकता है। ये सारे के सारे राष्ट्रपति के अपना विवेकाधिकार है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल की स्थिति है वो मंत्रिमंडल की स्थिति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमंडल का स्ततु प्रथागत है। यदि राष्ट्रपति उसे सामान्य
सामान्य करना चाहे तो कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। ये सारे के सारे इसकी पोजीशन है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का जो कोऑर्डिनेशन है, जिसको संबंध बोलते हैं, इसके बारे में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की तुलना में समान पद न होकर उनका एक स्वामी होता है। वह अपने मंत्रियों के परामर्श को ठुकरा सकता है और प्रायः ठुकरा भी देता है, और सचिवों को परामर्श केवल सलाह देना होता है, ओनली सलाह मानना या नहीं मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सदस्य राष्ट्रपति के अनुचर, निजी सहायक या सचिव होते हैं, और उनकी सलाह मानना या न मानना ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल और कांग्रेस। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण न तो कांग्रेस से होता और न ही मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है अमेरिका के अंदर। मंत्रीगण कांग्रेस के सदस्य नहीं होते और न ही कांग्रेस की बैठक में भाग लेते हैं। अमेरिकी कांग्रेस मंत्रियों का अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा भी नहीं सकते। फिर भी मंत्रिमंडल और कांग्रेस के मध्य संपर्क बना रहता है। उसके बिना विधि निर्माण ये संभव नहीं है। जब किसी विभाग के संबंध में कांग्रेस के सामने विचाराधीन कोई भी बिल आता है तो उस पर मंत्रियों से आवश्यक आंकड़े जानकारी मांगते हैं। वैद्यक जिस विषय समिति या अध्यक्ष में होता है उसे समय मंत्री स्वयं समिति के अध्यक्ष उपस्थिति होकर वैद्यों के विषय में अपने विचार प्रकट करता है। इस प्रकार का एक इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है। मंत्रिमंडल के कार्य है। अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के दो प्रकार के कार्य करता है, एक सामान्य प्रशासन संबंधी और एक परामर्श संबंधी। ये दो प्रकार के एडवाइजर है के रूप में है। इस प्रकार अमेरिका का जो मंत्रिमंडल है वो एक तरीके का राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही घूमता है। अमेरिकी मंत्री कांग्रेस की बैठक में भाग नहीं लेते। अमेरिका में नीतियों का निर्धारण राष्ट्रपति स्वयं करता है, यानी किसी भी नीति को राष्ट्रपति अगर ठान लेता है तो वो उसको पूरा करता है। अमेरिकी मंत्रिमंडल में 15 सदस्य होते हैं। अमेरिकी मंत्रिमंडल की स्थिति सर्वथा हेड क्लर्क के समान होती है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 20 से लेकर 30 होती है। अमेरिका में मंत्रित्व तो होता है लेकिन मंत्रिमंडल नहीं होता। अमेरिकी मंत्रियों की दो विशेषता प्रमुख है। एक तो मंत्रिमंडल का कोई कानूनी आधार नहीं है, यानी लीगल कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। अटॉर्नी जनरल अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और न्यायिक विभाग का अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करता है। इस प्रकार अमेरिका का जो मंत्रिमंडल है और ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है इसमें ये डिफरेंस है। और ब्रिटेन के अंदर तो मंत्रिमंडल की सलाह और मंत्रिमंडल के आधार पर ही राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेता है या जो भी कार्य करता है वो मंत्रिमंडल के आधार पर करता है। भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति है। आज यहाँ नरेंद्र मोदी कोई भी डिसीजन लेगा या कोई भी बिल लेके आएगा या कोई भी प्रस्ताव पारित करना है या और कुछ करना है तो वो मंत्रिमंडल की सलाह इम्पोर्टेंट है और मंडल के सामने इसको रखा जाता है और उसके बाद में उनके आधार पर कार्य करता है और सामूहिक रूप से वो उत्तरदायी भी होते हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में है, लेकिन अध्यक्ष शासन व्यवस्था होने के कारण अमेरिका के अंदर ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये दोनों बेसिकली अमेरिकन मंत्रिमंडल और ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, इन दोनों में ये मोटा मोटा डिफरेंस है। और हमारे विद्यार्थियों के लिए इन दोनों ही शासन प्रणालियों को समझना बहुत आवश्यक है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल इम्पोर्टेंट होता है और अध्यक्ष शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट होता है। वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री सचिव बना सकता है और किसी भी व्यक्ति को सचिव पद से हटा सकता है। वो विरोधी दल के सदस्यों को भी साथ लेके मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था भारत और ब्रिटेन के अंदर देखने को नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये विद्यार्थियों को
दोनों मंत्रिमंडलों के गठन, निर्माण, सदस्य संख्या, इन दोनों की कार्य पद्धति, वर्किंग शैली, किस प्रकार कानून का निर्माण करते, इसके बारे में और रुचि रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।